युवराज की गुस्से भरी बातों को सुनकर सभी वर्कर्स का चेहरा नीचे हो गया। उन सबको कहीं ना कहीं शर्मिंदगी हो रही थी। वो ये सब जानते थे कि इंसानियत के नाते ही सही उन सबको सुहाना की मदद करनी चाहिए थी, जिसे सोचकर उन लोगों को बहुत बुरा भी लग रहा था। लेकिन अब उन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, जिस वजह से वह लोग चुपचाप अपने अपने डेस्क के पास जाकर अपने समाज को पैक करने लगे। इससे पहले कि वह सब अपने समाज को बॉक्स में पैक करते कि तभी सुहाना उन सभी के पास आकर कहती है, आप लोगों को यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने गलती की है, उसका पछतावा आप लोगों को हो चुका है और मैं ये देखकर खुश हूँ कि आप लोग मुझे युवराज गोयल की पत्नी मान चुके हैं। आइंदा से युवराज और मेरे अलावा या फिर अनिकेत सर के अलावा कोई भी आप लोगों को काम करने के लिए कहे तो आप लोग उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना युवराज को देखने लगी। वहीं जब युवराज ने देखा कि सुहाना कैसे उसके दिए हुए ऑर्डर को बंद करने की कोशिश कर रही है तो वह उसे देखते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो सुहाना? इन लोगों की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। अगर ये लोग सही समय रहते तुम्हारी मदद नहीं करते तो शायद तुम इस दुनिया में अभी होती भी नहीं। तो चुपचाप अपनी जगह पर बैठो और मुझे मेरा काम करने दो। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना उसे देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ आप जो कर रहे हैं वह आपके लिए सही है, लेकिन आपको भी यह सोचना चाहिए कि यहाँ पर काम करने वाले कर्मी कितने काबिल हैं। अगर हम इन्हें अभी निकाल देंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट बन रहा है उस पर हम क्या करेंगे? नए वर्कर को लाना अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हम तुरंत उनका भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये सब सालों से यहाँ काम करते हैं और यह सब पूरे लगन के साथ काम करते हैं। न ही कभी कोई अपसेट करता है, न ही कभी कोई शिकायत करता है। ये लोग पूरे दिल से आपकी कंपनी में रहकर काम करते हैं। सही समय रहते अगर आपको उनकी मदद मांगनी पड़ेगी ना तो ये सब बिना कुछ बोले आपकी मदद भी कर देंगे। एक छोटी सी गलती के लिए आप इनकी नौकरी छीनिए। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना सारे वर्कर्स को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, इसलिए मैं आपको ऑर्डर देती हूँ कि आप लोगों की नौकरी नहीं गई है। अब आप लोग अपने अपने जगह पर जाकर अपना काम कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका बॉस यानी कि मेरे प्यारे पतिदेव आप लोगों को नौकरी से नहीं निकालेंगे। लेकिन हाँ, आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसके बाद कोई गलती हुई तब मैं भी आपको यहाँ रोकने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद आपको नौकरी से निकल सकती हूँ। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर सारे वर्कर्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन सारे वर्कर में से एक वर्कर सुहाना को देखते हुए कहती है, थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए इतना सोचा है। हम आपसे वादा करते हैं, आगे से हमसे कोई गलती नहीं होगी और हम आपके, युवराज सर के और अनिकेत कर के अलावा किसी की बातों में नहीं आएंगे। पूर्ण विराम। कर्मी की बातों को सुनकर सुहाना युवराज को देखते हुए कहती है, कुछ काम हमें दिल से भी करना चाहिए। हर समय हम दिमाग लगाकर काम करेंगे तो हमारा दिमाग भी एक दिन खराब हो सकता है। इस समय आप गुस्से में फैसला ले रहे थे, इसलिए मैं आपके उसे गुस्से वाले फैसले को रोकने के लिए आई थी। अब मैं अपने केबिन में जा रही हूँ क्योंकि आपकी अभी नंदिनी मेरे लिए खाना लेकर आने वाली है। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना हंसते हुए केबिन की तरफ चली गई। सुहाना को जाते देख अनिकेत युवराज से कहता है, भाई मुझे आपको देखकर ना बहुत दया आ रही है। मेरा मतलब एक तरफ से यीशु कंपनी की मार्केट आपके पीछे पड़ी है, दूसरी तरफ से नंदिनी, एक तरफ से सुहाना भाभी आपको आज भी नहीं छोड़ रही है, दूसरी तरफ से नंदिनी जो सबको मारते हुए आपके करीब आने की कोशिश कर रही है। वैसे सच कहूँ तो सुहाना भाभी को मैं अभी भी पसंद नहीं करता हूँ। उन्होंने जो किया है वह गलत था, लेकिन वह जो नंदिनी के साथ कर रही है ना, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं चाहता था कोई एक ऐसा इंसान आए जो नंदिनी को इसी तरह से परेशान करे कि नंदिनी खुद परेशान होकर हम सबकी जिंदगी से चली जाए। अब इस समय मैं सुहाना भाभी के साथ हूँ। हाँ, उन्होंने जो किया है उसके लिए मैंने उनको माफ़ नहीं किया है, लेकिन नंदिनी के बातों में,
मैं उनकी मदद जरूर करूंगा, भले ही आप मुझे कुछ भी बोले। पूर्ण विराम। ये कहकर अनिकेत अपने केबिन में चला गया। अनिकेत को अपने केबिन की ओर जाते देख युवराज कुर्सी से उठा और फिर चुपचाप अपने केबिन में चला गया। जैसे ही वह अपने केबिन में आया उसने देखा कि सुहाना बड़े आराम से सोफे पर बैठी हुई है। ये देखकर वह चुपचाप कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अभी थोड़ा समय बीता था कि नंदिनी सुहाना के लाए हुए ऑर्डर को तुरंत केबिन में लेकर आ गई। नंदिनी के चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वह कितनी थक चुकी है। उसके चेहरे से टपकता पसीना ये बयान कर रहा था कि वह इस समय कितनी भाग दौड़ कर रही है। नंदिनी का चेहरा देख युवराज को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। भले ही युवराज सुहाना से कहता रहता है कि वो नंदिनी से शादी करने वाला है, लेकिन नंदन की ऐसी हालत देखकर उसे काफी अच्छा भी लग रहा था। पर अपने चेहरे पर गुस्सा बयान रखते हुए युवराज ने नंदिनी को इग्नोर किया और फिर लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। सुहाना ने जब देखा कि नंदिनी खाना लेकर आ गई है तो वो उसको टेबल पर रखने का इशारा करती है, जिसे देखकर नंदिनी जल्दी से सारे खाने को टेबल पर रखकर वहां से जाने लगी। इससे पहले कि वो केबिन से बाहर जाती कि तभी सुहाना उसे रोकते हुए कहती है, एक मिनट नंदिनी, तुम इतना थक गई हो, तुम्हें प्यास लगी होगी, तुम्हें भी भूख लगी होगी ना, तो मैं चाहती हूँ कि पहले इन सारे खानों में से तुम सबसे पहले कुछ खाओ। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर नंदिनी हैरानी से कहती है, मुझे भूख नहीं है और ना ही मुझे प्यास लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तुम्हें ही खाना चाहिए, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना है। पूर्ण विराम। नंदिनी की बातों को सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो तो मैं तुम्हें ऐसे ही भूखे कैसे देख सकती हूँ। इसीलिए चुपचाप हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। मैं चाहती हूँ सबसे पहले तुम खाओ। तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी अमीर हूँ और ऐसे में अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, जिसको मैं अपने पास रखती हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं किसकी बात कर रही हूँ, और फिर मेरे पति का क्या होगा, जब मैं नहीं रहूंगी तो वह अकेले हो जाएंगे। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर नंदिनी का तो जैसे गाल ही सूख रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने खाने के साथ कोई ना कोई झोल जरूर किया है। जिसके बाद वह धीरे कदम से चलकर चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गई। सुहाना ने जब देखा कि नंदिनी कैसे सिर्फ खाने को देखे जा रही है तो उसने जल्दी से एक प्लेट में सभी खाने को थोड़ा थोड़ा करके निकाला और फिर वो उसे नंदिनी को देते हुए कहती है, सिर्फ देखना नहीं है, तुम्हें ये सब खाना भी है। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर नंदिनी की नज़र युवराज पर चली गई। अगर इस समय युवराज केबिन में नहीं होता ना तो वह बिल्कुल भी यह सब नहीं खाती, उल्टा सुहाना पर चिल्ला कर चली जाती। लेकिन युवराज के वहां होने की वजह से उसको मजबूरन ये सब खाना पड़ रहा था। हालांकि जैसे ही उसने प्लेट में से एक खाने का बाइट मुंह में लिया वैसे ही उसको उल्टी होने लगी और वो जल्दी से अपने मुंह को दबाते हुए केबिन से बाहर चली गई। कुर्सी पर बैठा युवराज नंदिनी की हरकत देखकर हैरान था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर नंदिनी एक ही बाइट में उल्टी जैसा मुंह बनाकर केबिन से बाहर क्यों चली गई। वही सुहाना नंदिनी की इस हरकत को देखकर जोर जोर से हंसे जा रही थी। सुहाना को हंसते देख युवराज अपनी आंखें छोटी करके कहता है, नंदिनी ने ऐसा क्या बनाया जिसकी वजह से तुमने पहले उसी को खिलाया है और उसका ऐसे मुंह क्यों बन गया था। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना गहरी सांस लेकर कहती है, वो क्या है ना, आपकी होने वाली बीवी को खाना बनाना तो आता नहीं है, लेकिन बने हुए खाने को बिगाड़ना बहुत अच्छे से आता है। वो ये सब लेकर आए हैं ना, इसमें से कोई भी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज ने पहले तो टेबल पर रखे खाने को देखा, उसके बाद वह सुहाना को देखते हुए कहता है, अच्छा, और तुम ये दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि नंदिनी जो भी कुछ लेकर आई है उसमें कुछ ना कुछ बुरा जरूर है। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना उसे देखते हुए कहती है,
आप कम से कम खाने का रंग तो देख लीजिए। नंदनी ने हर एक खाने में मिर्ची ज्यादा मिलाई है। यहाँ तक कि जिसमें मिर्ची नहीं मिलाई जाती है उसमें उसने नमक मिला दिया है। और यह जो आप दाल देख रहे हैं ना, इस दाल में उसने पेट खराब होने की दवाई मिलाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब मुझे कैसे पता। जब मैं अपने पार्टनर सब के साथ रहती थी तब मुझे उन लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसे ही कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ता था। मेरे पार्टनर जब भी गलती किया करते थे तो उनको सुधारने के लिए मैं उनको पनिशमेंट देती थी, जिसमें मैं उनके खाने में इसी तरह का नमक मिर्च को ज़्यादा मिला दिया करती थी, जिसके बाद उन लोगों को एक पनिशमेंट के तौर पर वह सब खाना पड़ता था। हालांकि यह सब बातें उनको पता होती थी और जो नहीं खाते थे उनको मैं दाल पिला दिया करती थी, ताकि वह दाल पीकर बार बार बाथरूम जाए। दाल का रंग जिस तरह से होता है ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने कभी भी सफ़ेद रंग की दाल देखी है? आज नंदनी जो लेकर आई है उसमें आप ये देख सकते हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप इसे पीकर भी ट्राई कर सकते हैं। रुकिए, मैं ही आपके पास लेकर आती हूँ। आपको थोड़ी तकलीफ होगी विश्वास करने में, क्योंकि आपको तो अपनी नंदिनी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि आपकी नंदिनी यह सब कुछ कर ही नहीं सकती है। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना दाल की कटोरी अपने हाथों में उठाकर सोफे से उठने लगी। जब युवराज ने देखा कि सुहाना उसके पास ही आने वाली है तो वो उसको रोकते हुए कहता है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं जानता हूँ तुम जो कह रही हो बिल्कुल सच है। मैं टेबल पर रखा हुआ कोई भी खाना नहीं खाऊंगा। अगर यह सब खाना नंदिनी ने बिगाड़ा है तो ये सारा खान उसे ही खाना पड़ेगा। तुम्हें भी यह सब नहीं खाना चाहिए। तुम एक काम करो, ये सारे को पैक कर दो। मैं तुम्हारे लिए दूसरा मंगवा देता हूँ, लेकिन तुम चुपचाप वहीं बैठे रहना है। तुम मेरे पास नंदनी का दिया हुआ कोई भी खाना लेकर नहीं आओगी। पूर्ण विराम। युवराज को इतना घबराते हुए देखकर सुहाना हंसते हुए कहती है, अरे अरे, यह मैं क्या देख रही हूँ। आप अपनी होने वाली बीवी के हाथों का बना हुआ खाना नहीं खा रहे हैं। ऐसा कैसे चल सकता है? आपको तो ये खाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो अपनी नंदनी पर बहुत भरोसा है ना। आप उससे शादी करने वाले हैं ना। सोचिए, शादी के बाद आपकी पत्नी, मेरा मतलब होने वाली पत्नी, आपको इसी तरह से खाना बना कर देगी। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना तिरछी नजरों से युवराज के चेहरे को देखने लगी। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, तुम जानबूझकर यह सब कर रही हो ना, ताकि मैं नंदनी से शादी ना करूं। तुम साफ साफ बोल क्यों नहीं देती हो? इतना ड्रामा करने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? देखो सुहाना, मैंने पहले भी साफ कहा है, मैं तुम्हें तलाक देने के बाद नंदनी से शादी करूंगा। भले ही नंदिनी कितना ही बड़ा धोखा क्यों न दे दे, पर वो तुम्हारी तरह मेरी माँ को जेल नहीं भेज सकती है। और रही बात नंदिनी के हाथ का बना खाना, मेरे घर में इतने नौकर हैं कि नंदिनी को खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना मुस्कुरा कर कहती है, क्या बात है प्यारे पतिदेव, आपको अभी से ही अपनी होने वाली पत्नी की इतनी फिक्र होने लगी है। ठीक है, आप अपनी पत्नी के लिए नौकर रखिएगा घर में और उनके हाथों का खाना खाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपकी पत्नी हूँ तो मेरे बारे में बात किया कीजिए। नंदिनी के बारे में मेरे सामने बात मत ही करे तो आपके लिए भी बेहतर होगा। पूर्ण विराम। सुहाना के बातों को सुनकर युवराज गुस्से में दांत पीसकर कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मतलब तुम मुझे बता दो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब तुम मेरे पास नहीं रहना चाहती थी तब मैं तुमको अपने पास रखना चाहता था, और आज जब मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहता हूँ तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? चली क्यों नहीं जाती हो छोड़कर? क्यों मेरा दिमाग का दही कर रही हो? पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना मुस्कुरा कर कहती है, मैं आपके दिमाग का दही कब कर रही हूँ? आपके दिमाग का दही तो आपकी नंदनी कर रही हैं, लेकिन आपको वह थोड़ी ना दिखाई देगा। आपको तो इस समय बस मैं दिखाई देती हूँ, वह भी एक विलन के रोल में। अगर आप प्यार से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको मेरी तरफ से सब कुछ अच्छा ही दिखाई देगा।
और रही बात आपकी माँ की, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था आपकी मॉम ने गलती की है तो उनको उनके किए की सजा भी मिलेगी। अभी तो मैंने उन्हें जेल से निकाल दिया है, लेकिन जैसे मेरे हाथों सबूत आएगा वैसे ही उन्हें मैं वापस जेल भेज दूंगी और उस समय आपका पूरा परिवार भी कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे तो मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन बात जब मेरे पापा के कातिल की आते हैं ना, तो मैं उस मोहब्बत को भी खत्म कर सकती हूँ। आपको मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरा वह हीरा है जिसको कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता है। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना शैतानों की तरह मुस्कुराने लगी। वहीं युवराज सुहाना की बातों को सुनकर गुस्से में मुट्ठी बंद किया जा रहा था। तभी सुहाना का फोन बजा। सुहाना के फोन पर दीपशिखा का कॉल आ रहा था। ये देखकर सुहाना ने एक नज़र युवराज को देखकर आंख मारी और फिर चुपचाप केबिन से बाहर चली गई। सुहाना ने केबिन से बाहर निकलते ही दीपशिखा का फोन उठाया। तभी फोन की तरफ से दीपशिखा घबराते हुए कहती है, मैडम आप कहाँ हैं? हम सब आपको काफ़ी समय से कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। पूर्ण विराम। दीपशिखा की बातों को सुनकर सुहाना गहरी सांस लेकर कहती है, मैं अपने पति के साथ बिजी थी, लेकिन तुम लोग मुझे इतना कॉल क्यों कर रहे थे? क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो तुम्हें हैंडल करना चाहिए। हर समय मैं तुम लोगों के पास आकर प्रॉब्लम को हैंडल नहीं करूंगी। पूर्ण विराम। सुहाना को गुस्से में देखकर दीपशिखा घबराते हुए कहती है, लेकिन मैडम ये बात बहुत बड़ी है। छोटा मोटा काम होता तो हम आपको खुद ही कॉल नहीं करते। अभी अभी हमें थोड़ी देर पहले पता चला कि विशाखा सिंगापुर आई हुई है और हमारे पास यही मौका है विशाखा से मिलने का। पूर्ण विराम। विशाखा का नाम सुनते ही सुहाना कंफ्यूज होकर कहती है, क्या ये वही औरत है जिससे मिलने के लिए गायत्री गोयल कई बार जा चुकी है? जेल से निकलने के बाद भी जिससे गायत्री गोयल ने उससे कांटेक्ट किया था, लेकिन वह सिंगापुर क्यों गई हुई है? जहां तक मुझे गौरव ने बताया था, विशाखा तो अपना चेहरा लेकर कहीं भी नहीं जाती है। सुहाना की बातों को सुनकर दीपशिखा गहरी सांस लेकर कहती हैं, हाँ मैडम आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी अभी हमें पता चला है कि विशाखा सिंगापुर आई हुई है और ऐसे में हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है उनको देखने का, उनसे मिलने का और पता करने का कि उनका क्या रिश्ता लगता है गायत्री गोयल से। पूर्ण विराम। दीपशिखा की बातों को सुनकर सुहाना घड़ी में समय देखते हुए कहती है, तो फिर कब निकलना है? मेरा मतलब क्या हमें आज निकलना पड़ेगा? वो क्या है ना, मैंने अभी तक अपने पति को बताया नहीं है। मैं उनको बताकर ही निकलूंगी। अगर उनको बताकर नहीं भी निकलूंगी तो फिर भी चलेगा, लेकिन मुझे नंदनी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो लड़की मेरे ना होने पर मेरे पति के पास जाकर कुछ ना कुछ करती रहेगी। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर दीपशिखा अपना सर पीटते हुए कहती है, मैडम इस समय हमारा ये जानना जरूरी है कि आपके पापा का कातिल कौन है। अगर आप ये भूल चुकी है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। युवराज सर आपके ही रहेंगे, बस हमें जल्द से जल्द गुनहगार को ढूंढना है। जैसे ही हमें असली गुनहगार मिल जाएगा, युवराज सर हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमने हेलीकॉप्टर मंगवा लिया है। आप आधे घंटे के अंदर उस जगह पर पहुंच जाइए। गौरव और सौरभ भी वहां पर आपका इंतजार करेंगे। बाकी यहाँ का काम मैं राजा राजू संभाल लेंगे। पूर्ण विराम। ये कहकर दीपशिखा ने फ़ोन कट कर दिया। सुहाना ने जब देखा कि फ़ोन कट हो चुका है तो उसने एक नज़र अपने फ़ोन को देखा, उसके बाद युवराज के केबिन को। उसका तो मन कर रहा था कि वो युवराज के पास जाए और उसको बता दे कि वह कहाँ जाने वाली है, लेकिन फिलहाल के लिए वह ये बात किसी को बताना नहीं चाहती थी, जिस वजह से उसे वहां से जाना ही पड़ा। रात का समय, गोयल मेंशन। युवराज जब काम खत्म करने के बाद घर आया तो उसने सुहाना को हर जगह ढूंढा, पर उसे सुहाना कहीं भी दिखाई नहीं दी, जिस वजह से वह अपने कमरे की ओर जाने लगा। तभी अनिकेत हाथों में जूस का गिलास लेकर युवराज के पास आते हुए कहता है, क्या हुआ भाई, आप इतनी रात को इधर उधर क्यों घूम रहे हो? पूर्ण विराम। अनिकेत की बातों को सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है,
मैं सुहाना को ढूंढ रहा हूँ। आज कंपनी में वह मेरे साथ थी, लेकिन जब मैं घर लौटा तो वह मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर अनिकेत हैरानी से कहता है, क्या आपको उनकी याद आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके ना रहने पर आपको बेचैनी हो रही है, या फिर आपको उनसे प्यार तो नहीं हो गया? ये तो मैं जानता हूँ कि आपको उनसे प्यार था, बस कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन आप भूलिएगा मत उन्होंने हमारी माँ के साथ क्या किया है। पूर्ण विराम। अनिकेत की बातों को सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, मैं ये सब कुछ भी नहीं भूला हूँ। वो उसको मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता है ना वह कितनी शातिर है। अगर हर समय वह हमारे पास रहेगी तो हमें पता चलता रहेगा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। अगर वह हमें नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है और वह मेरी मॉम को जेल भेजने के लिए कुछ भी करेगी। वह आज भी यही मानती है कि मेरी मॉम ने उसके पापा को मारा है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी मॉम ऐसा काम नहीं कर सकती है। हमें कैसे भी करके ये साबित करना पड़ेगा कि हमारी मॉम किसी का खून नहीं कर सकती है, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस समय सुहाना घर पर नहीं है और हमारे पास यही मौका है सुहाना के बारे में और कुछ जानने का। सुहाना का घर मुझे पता है कहाँ पर है, वहाँ पर जाकर मैं सुहाना के बारे में पता कर सकता हूँ। लेकिन उस घर में इस समय राजा और राजू होंगे और ऐसे में मैं वहाँ जाऊँगा तो वह सुहाना को मेरे आने के बारे में बता देगा। इसलिए तुम भी मेरे साथ वहां चलोगे और उन सबको अपने झांसे में फंसा कर वहां से ले जाओगे ताकि मैं अपना काम बड़ी आसानी से कर सकूं। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर अनिकेत घड़ी में समय देखते हुए कहता है, लेकिन भाई अगर भाभी यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि भाभी अपने घर पर होगी, और ऐसे में वहां पर भाभी के होते हुए हम उनके बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकते हैं। पूर्ण विराम। अनिकेत की बातों को सुनकर युवराज सोच में पड़ गया। ये बात तो बिल्कुल सच थी। अगर सुहाना गोयल मेंशन में नहीं है तो इसका मतलब यही है कि सुहाना अपने घर पर होगी, और ऐसे में सुहाना के होते हुए वह सुहाना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं ले सकता था। ये सोचकर वह गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, मैं कल पता करने की कोशिश करता हूँ कि सुहाना आखिर है कहाँ। क्योंकि मुझे सुहाना के बारे में सब कुछ जानकारी चाहिए ताकि जब वो हमारी मॉम के ऊपर इल्ज़ाम लगा सके तब हमारे पास कोई सबूत हो जिस पर हम उल्टा इल्ज़ाम उस पर लगा सके। मैं अब उस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर अनिकेत मुस्कुरा कर कहता है, भरोसा भरोसा तो भाभी ने हमारा ऐसे तोड़ा है कि हम उन पर क्या किसी पर भी नहीं कर सकते हैं। खैर फिलहाल के लिए मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कल आपको भी तो मीटिंग में जाना पड़ेगा और उसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी, इसलिए आप भी कमरे में जाकर आराम कीजिए। ये कहकर अनिकेत वहां से चला गया। पूर्ण विराम। अनिकेत को वहां से जाते हुए देखकर युवराज भी चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। वहीं उन दोनों की बातों को सुन रहे गायत्री जब उसने देखा कि कैसे सुहाना अब तक घर नहीं आई है तो वह अपना फोन निकालकर समय को देखते हुए खुद से कहती है, सुहाना अगर यहाँ नहीं आई है तो इसका मतलब यही है कि वह अपने ही घर पर होगी। अगर सुहाना को पता चल गया कि विशाखा सिंगापुर आई हुई है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सुहाना कहीं ना कहीं मेरे पीछे अपने आदमियों को लगा कर रखी है और ऐसे में सुहाने सच पता करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे सुहाना को अपनी नज़रों के सामने रखना पड़ेगा। कल सुबह होते ही मैं सुहाना के घर जाऊंगी और उसकी अपनी नज़रों के सामने ही रखेगी ताकि वह विशाखा के पास न जाए। अगर विशाखा को पता चल गया, सुहाना को उसके बारे में पता चल सकता है तो वह विशाखा मुझे जान से मार देगी। मुझे कैसे भी करके सुहाना को अपने पास रखना ही पड़ेगा। जिस लड़की से मुझे नफरत होती है इस लड़की को अपनी नज़रों के सामने रखना पड़ रहा है। बस कुछ दिन और जैसे ही समय खत्म होगा सुहाना को उसके किए की सजा मिल जाएगी। उसने मुझे जेल भेजा था लेकिन अब वह खुद अपने ही जाप में फंस कर जेल जाएगी। बस कुछ दिन का और इंतजार करूंगी, उसके बाद सुहाना को कोई भी नहीं बचा सकता। मुझे इतनी उड़ रही है ना उतनी उड़े, क्योंकि कहते हैं ना जितना जल्दी इंसान ऊपर पहुंचता है उससे भी तेज गति में इंसान नीचे गिरता है, और सुहाना के साथ भी बहुत जल्द वही होने वाला है। ये कहते हुए गायत्री गोयल मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। पूर्ण विराम। अगले दिन सुहाना सिंगापुर पहुंच चुकी थी।
गौरव और सौरभ सुहाना के साथ ही मौजूद थे। सिंगापुर के सबसे बड़े होटल के पास पहुंचते ही गौरव सुहाना को देखते हुए कहता है, यही वो होटल है जहां पर विशाखा रुकी हुई है। लोगों का मानना है कि वह आज कोई इंटरव्यू देने वाली है, लेकिन उसने पहले ही कहा है कि वह अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगी। यहाँ तक कि जिस रूम में उसका इंटरव्यू होगा उस रूम में उसके अपने आदमी के अलावा कोई नहीं रहेगा। पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर सुहाना शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहती है, अगर ऐसा ही है तो तुम सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करो कि उसके पास कौन कौन आदमी है, ताकि हम उसके आदमी का भेस बदलकर उसके ही पास चले जाए। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर गौरव मुंह बनाकर कहता है, मैडम अगर यह इतना ही आसान होता तो हम आपको यहाँ लेकर क्यों आते? हम पहले ही यह सब काम कर लेते। विशाखा के जो काम करने वाले उसके पास रहने वाले आदमी हैं उन सब की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी विशाखा का कोई आदमी 5 मिनट के लिए भी उससे दूर होता है तो विशाखा उस आदमी से मिलने के लिए पहले उसकी जांच करवाती है। उसके फिंगरप्रिंट मैच होने चाहिए ताकि पता चल सके कि वो विशाखा के यहाँ ही काम करने वाला आदमी है। आमतौर पर हम हर नौकर या फिर असिस्टेंट के सिक्योरिटी के लिए उसके सिग्नेचर को अपने पास रखते हैं, लेकिन विशाखा ने पूरा स्कैन करके उसके फिंगरप्रिंट और उसके चेहरे के स्कैन अपने पास रखा है, यानी कि कोई भी उसका बॉडीगार्ड या फिर असिस्टेंट किसी काम की वजह से 5 मिनट या 10 मिनट के लिए उससे दूर होगा और ठीक 10 मिनट बाद वापस उससे मिलने के लिए उसके ही कमरे में जाएगा तो उससे पहले उसे अपने सिक्योरिटी जांच को पड़ताल करनी पड़ेगी, यानी कि उसे अपनी फिंगरप्रिंट मैच करने पड़ेंगे और साथ ही अपने फेस के स्कैनर को भी मैच करना पड़ेगा। इतनी सिक्योरिटी की वजह से ही तो मैं कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा हूँ। अब तो आप ही कुछ सोच सकती हैं इसके बारे में, क्योंकि हमने तो अपना सोच कर पूरा दिमाग खराब कर लिया है। पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर सुहाना अपनी आंखें छोटी करके कहती है, मैंने तुम सब पार्टनर को इतनी ट्रेनिंग क्यों दी थी तुम्हें पता है? यही सब समय के लिए तुम और सौरभ दोनों ही फाइटिंग में बहुत आगे हो, लेकिन तुम दोनों ये कैसे भूल गए कि कुणाल हैकर में कितना आगे है? अब मैं जैसा बता रही हूँ वैसा ही करो, क्योंकि विशाखा से मिलना तो मुझे है। मुझे जानना है आखिर गायत्री गोयल विशाखा को बचाने के लिए खुद जेल जाने के लिए राजी कैसे हो रही है, क्योंकि इतना तो अब मैं जान चुकी हूँ कि मेरे पापा का कातिल गायत्री गोयल नहीं बल्कि कोई और भी है। पूर्ण विराम। सुहाना की बात को सुनते ही गौरव मुस्कुराते हुए कहता है, वह हाँ मैडम, हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें याद दिला दिया। मैं अभी तुरंत कुणाल को कॉल करके इन सब के बारे में बताता हूँ, ताकि वह वहाँ रहकर इन सब की डिटेल्स निकालता रहे। पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर सुहाना हाँ में सर हिलाकर कहती है, ठीक है, तब तक तुम कुणाल और निखिल से बात कर लो। मैं सौरभ के साथ होटल के अंदर जा रही हूँ। कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें तुरंत फ़ोन करूँगी। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना सौरभ को लेकर होटल रूम के अंदर चली गई। होटल रूम के अंदर आते ही सुहाना ने देखा कि वहाँ पर कई जगह पर बैनर लगे हुए हैं जिसमें विशाखा के नाम को प्रचार किया जा रहा था। हालांकि उस बैनर पर विशाखा की तस्वीर नहीं थी, लेकिन उसका नाम सुहाना के लिए काफ़ी था। इतने सारे बैनर में विशाखा के नाम को इतना प्रचार होते हुए देखकर सुहाना अपनी आंखें छोटी करके सौरभ से कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि यह विशाखा इतनी फेमस है। अब मैं जहाँ जाती हूँ यह विशाखा का कुछ ना कुछ निशान मेरे पीछे ही आता है। वैसे तो विशाखा का नाम सुनकर मुझे अपनी मॉम की याद आती है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मेरी मॉम इस दुनिया में है ही कहाँ। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर सौरभ हंसते हुए कहता है, मैडम सच कहूँ तो जब हमने पहली बार विशाखा के नाम को सुना था तब हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि यह नाम हमने कहाँ सुना है। फिर राजा ने बताया कि यह नाम आपकी मॉम का नाम है। हमें बहुत अजीब लगा था, पर यह पॉसिबल तो है ही नहीं क्योंकि आपकी मॉम तो आपके पापा के जाने से पहले ही चली गई थी। पूर्ण विराम। सौरभ की बातों को सुनकर सुहाना अपने आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहती है,
तुमने सही कहा, मेरी मॉम कभी भी गलत काम नहीं कर सकती है। भले ही मुझे ज़्यादा समय तक मॉम के पास रहने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन मैं जितना समय अपनी मॉम के साथ रही हूँ ना, उसमें मुझे उनके साथ रहकर बहुत खुशी मिली है। आज भी मैं उनको याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे मॉम डैड ने कभी भी मुझे रोने नहीं दिया। मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बरकरार रखी। आज यह विशाखा के नाम को देखकर मुझे मेरी मॉम की याद आ गई। लेकिन फिलहाल के लिए मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने पापा के कातिल को ढूंढना है। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर सौरभ गहरी सांस लेकर कहता है, मैडम फिलहाल के लिए अभी आप अपने कमरे में जाइए। मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि विशाखा कौन से कमरे में रुकी हुई है, क्योंकि मैंने सुना है कि विशाखा ने इस होटल में रुकने के लिए भी बहुत सिक्योरिटी को हायर करवाया है। पूर्ण विराम। सौरभ की बातों को सुनकर सुहाना गहरी सांस लेकर कहती है, तुम जाकर बात करो, मैं तब तक यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके वापस घर भी जाना है। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर सौरभ समझ गया था कि सुहाना ऐसा क्यों कह रही है। ये सोचकर वह तुरंत मैनेजर को ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में सौरभ को मैनेजर मिला तो वह मैनेजर से विशाखा के कमरे के बारे में पता करने की कोशिश करने लगा। सौरभ की बातों को सुनने के बाद मैनेजर हैरानी से कहता है, सॉरी सर, लेकिन हम आपको इस तरह से किसी की भी कमरे के बारे में जानकारी नहीं दे सकते हैं, और ख़ास करके विशाखा मैडम के बारे में। विशाखा मैडम हमारे होटल की वीआईपी मेंबर है और ऐसे में उनकी बहुत सिक्योरिटी हायर करवाई गई है। आपके जैसे कई सारे लोग यहाँ पर आ चुके थे उनके बारे में पता करने के लिए, खास करके मीडिया वाले जो उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैडम ने हमें साफ कहा है कि हमें किसी को भी उनके बारे में नहीं बताना है, और ऐसे में सॉरी टू से बट मैं आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। पूर्ण विराम। मैनेजर की बातों को सुनकर सौरभ उन्हें समझाने लगा, लेकिन मैनेजर उसकी बात सुन ही नहीं रहा था कि तभी अचानक से सुहाना मैनेजर के पास आकर गुस्से में दांत पीसकर कहती है, क्या कहा तुमने? तुम हमें नहीं बताओगे आखिर विशाखा मैडम कौन से कमरे में है? पूर्ण विराम। सुहाना की आवाज को सुनते ही मैनेजर की नज़र सुहाना के चेहरे पर चली गई। सुहाना को देखकर मैनेजर घबराते हुए कहता है, सहू सुहाना मैडम, आप यहाँ? मेरा मतलब आप विशाखा मैडम के बारे में जानना चाहती हैं? पूर्ण विराम। मैनेजर की बातों को सुनकर सुहाना गुस्से में कहती है, तो क्या तुम्हें यहाँ मेरे अलावा कोई और दिखाई दे रहा है? चुपचाप बता दो विशाखा कौन से कमरे में है, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं पता करवाने के। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस होटल से बाहर निकाल कर फेंक दूं? पूर्ण विराम। सुहाना की गुस्से भरी बातें सुनकर मैनेजर घबराते हुए कहता है, नहीं मैडम, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। वो तो हमें कहा गया है कि विशाखा मैडम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है, और ऐसे में आपका यह असिस्टेंट, मेरा मतलब आपका साथी, अचानक से विशाखा मैडम के बारे में पूछ रहा था, तो मुझे लगा कोई अनजान लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले कई सारे मीडिया वाले यहाँ पर आकर विशाखा मैडम के बारे में बहुत जानकारी मांग रहे थे। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको अब पूरी जानकारी दूंगा। आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। पूर्ण विराम। ये कहकर मैनेजर तुरंत वहाँ से चला गया। मैनेजर को जाते हुए देखकर सुहाना सौरभ को देखते हुए कहती है, मैंने नाम इसलिए नहीं कमाया है ताकि लोग मुझे देखकर चुपचाप चले जाए, बल्कि इसलिए कमाया है ताकि लोग मुझे देखकर मेरा नाम सुनकर ही मेरा काम बड़ी आसानी से कर दे। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर सौरभ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैडम, वह तो मैंने देख लिया, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इस तरह से मैनेजर को डराना नहीं चाहिए था। आपने देखा नहीं किस तरह से मैनेजर डर गया था, पर हमारे लिए यह अच्छा हुआ कि वो सच बताने के लिए तुरंत मान गया। पूर्ण विराम। सौरभ की बातों को सुनकर सुहाना उसे देखकर मुस्कुराने लगी। तभी गौरव भागते हुए उन दोनों के पास आया। गौरव को देखकर सुहाना अपनी आंखें छोटी करके कहती है, क्या तुम्हारी बात कुणाल से हो गई? पूर्ण विराम।
सुहाना की बातों को सुनकर गौरव गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ मैडम, कुणाल से मेरी बात हो चुकी है। मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है। अब बस हमें इंतजार है विशाखा के आदमी का रूप बदलने में, क्योंकि उसके बाद ही हम इन सब चीज को स्टॉप कर सकेंगे। पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर सुहाना गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, तुम पहले ये पता करके आओ कि उसका जो आदमी है वो कौन से गेटअप में है, ताकि हम बड़ी आसानी से वैसे गेटअप को प्रोवाइड कर सके। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर गौरव हाँ में हिलाकर वहां से चला गया। जैसे ही गौरव वहां से गया, तभी मैनेजर सुहाना के पास आकर एक फाइल उसे देते हुए कहता है, मैडम, इस फाइल में विशाखा मैडम की सारी डिटेल्स दी हुई हैं। वो कब तक होटल में रहने वाली है, कौन से समय वह बाहर जाने वाली है और उनका कौन सा कमरा है जो उन्होंने यहाँ पर बुक किया है। मैं आपको बता दूं, पर्सनली मैं ये सारी बातें किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन आप हमारे होटल की वीआईपी मेंबर है तो मैं आपको बता देता हूँ। विशाखा मैडम ने इस होटल में 4 कमरे बुक करवाए हैं, वह भी हर एक दिन अलग अलग। जैसे कि आज विशाखा मैडम ने अपने कमरे को बुक करवाया है, उसका नंबर है 296। वही कल उन्होंने 496 नंबर के कमरे को बुक करवाया है। बाकी की डिटेल्स इस फाइल में दी गई है, आप इन्हें एक बार चेक कर लीजिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। पूर्ण विराम। ये कहकर मैनेजर तुरंत वहां से चला गया। मैनेजर को जाते हुए देखकर सौरभ हैरानी से सुहाना से कहता है, मैडम, यह विशाखा आखिर इंसान है या जानव? मेरा मतलब इतना भी क्या किसी से छुपाकर रहना कि एक ही होटल में 4 दिन के लिए 4 अलग अलग कमरा बुक किए गए हो। लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे, यह बात तो सब जानते हैं, फिर भी वह दुनिया वालों से छुपाकर क्यों रहती है? अगर वह बिना मास्क के बाहर भी निकल जाएगी तब भी लोगों उसे नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि लोगों ने उसे कभी देखा ही नहीं है। उसके बावजूद भी इतनी सिक्योरिटी के साथ उसका यहाँ रहना, बाहर निकलना मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पूर्ण विराम। सौरभ की बातों को सुनकर सुहाना भी गहरी सांस लेकर कहती है, ये बात तो मुझे भी अजीब लग रही है, पर कोई बात नहीं, हम लोग अपना ये डाउट बहुत जल्द क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि विशाखा से मिले बिना मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। गौरव अपना काम करने के लिए गया है, बाकी का काम हमें करना है। जल्द से जल्द यहाँ से हमें अपने काम पर लग जाना चाहिए। पूर्ण विराम। ये कहते हुए सुहाना ने एक नज़र सौरभ को देखा और फिर मैनेजर से अपने कमरे की चाबी लेकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ युवराज की कंपनी। युवराज अपने केबिन में इधर उधर घूमे जा रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वो किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान है। उसके सामने बैठा अनिकेत यह सब देखकर मुंह बनाकर कहता है, क्या भाई, जब से मैं कंपनी आया हूं तब से आपके चेहरे पर से यह परेशानी हटने का नाम नहीं ले रही है। पूर्ण विराम। अनिकेत की बातों को सुनकर युवराज उसे देखते हुए कहता है, मैं सुहाना को लेकर परेशान हूँ। कल वह रात को बहुत जल्दी ऑफिस से बाहर चली गई थी। मुझे लगा कि वह अपने घर चली गई है, लेकिन आज सुबह मुझे पता चला कि वह इस शहर में है ही नहीं। इसका मतलब यही है कि वो बाहर गई हुई है। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर अनिकेत उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहता है, तो आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मेरा मतलब, क्या आप भूल गए हैं उन्होंने हमारी मॉम के साथ क्या किया था? पूर्ण विराम। अनिकेत की बातों को सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। सुहाना इस शहर में नहीं है, इसका मतलब यही है कि वो कहीं और गई है और मेरी मॉम के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। अगर मुझे पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गई है, तो फिर मैं कैसे पता कर पाऊंगा कि आखिर सुहाना क्या करना चाहती है? इसी बात को लेकर मैं परेशान हूँ, ना कि मुझे सुहाना की फिक्र हो रही है। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर अनिकेत हैरानी से कहता है, तो फिर आप किसी बॉडीगार्ड से पता करवा लीजिए ना, या फिर आप अपने किसी अच्छे से वकर से पता करवा लीजिए। ये सब पता करवाना तो आपके बाएं हाथ का खेल है।
अगर आपसे वह भी नहीं हो रहा है तो मुझे बताइए, मैं तुरंत पता करके बता सकता हूँ कि भाभी इस समय कहाँ होगी। मेरा मतलब हम उनके फ़ोन को ट्रेस कर सकते हैं या फिर उनके जो बॉडीगार्ड है उसके नंबर को ट्रेस कर सकते हैं। पूर्ण विराम। अनिकेत की बातों को सुनकर युवराज गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मरते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखाई दे रहा हूँ? मैंने ये सब पहले ही कर लिया है और मैंने ये काम जिसे दिया था वह भी थोड़ी देर में कंपनी आने वाला है। अब उसके आने के बाद ही पता चलेगा कि सुहाना इस समय कहाँ पर है। पूर्ण विराम। इतना कहकर युवराज अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। युवराज को बैठे हुए देखकर अनिकेत जैसे ही अपना मुंह खोलने के लिए आगे बढ़ा तभी युवराज के केबिन का दरवाजा खुला। दरवाजे पर वही शख्स मौजूद था जिसे युवराज ने अपने लिए हायर किया था। उस आदमी को देखते ही युवराज ने उसे अंदर आने का इशारा किया, जिसे देखकर वह आदमी युवराज के पास आकर अपने हाथों में रखे लिफाफे को उसे देते हुए कहता है, सर सुहाना मैडम इस समय सिंगापुर में है और यह कुछ तस्वीरें हैं जिसमें हमें सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी कुछ तस्वीरें मिली है। कुछ जगह पर जहां पर उन्हें देखा गया है वहां की तस्वीरों को कैप्चर कर लिया गया था और सुहाना मैडम अकेली नहीं गई है, बल्कि उनके साथ 2 आदमी और गए हुए थे। उनकी तस्वीर भी इस लिफाफे में मौजूद है। मैडम को हमने एयरपोर्ट पर देखा, साथ ही सिंगापुर के एयरपोर्ट पर भी मैडम हमें दिखाई दी थी। उसके बाद सिंगापुर के सबसे बड़े होटल वहां पर भी मैडम को पाया गया है। पूर्ण विराम। उस आदमी की बात को सुनकर युवराज अपनी आंखें छोटी करके कहता है, सुहाना सिंगापुर गई हुई है, लेकिन अचानक से उसे सिंगापुर जाने की क्या तलब लग गई? पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर अनिकेत हैरानी से कहता है, भाई सिंगापुर में तो इस समय विशाखा है। मेरा मतलब यह वही है जिसने अपना चेहरा आज तक किसी को नहीं दिखाया है। यहाँ तक कि कई सारे दुश्मन इसको मारने के लिए वहाँ इसके आसपास घूमते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुहाना भाभी भी विशाखा को मारने के लिए गई हो? पूर्ण विराम। अनिकेत की बातों को सुनकर युवराज अपनी आंखें छोटी करके कहता है, मैं सुहाना को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह बेमतलब का किसी को नहीं मार सकती है। जरूरी नहीं कि वह विशाखा से मिलने के लिए ही सिंगापुर गई हुई हो सकता है वह मेरी मॉम के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए गई हो, क्योंकि मॉम ने मुझे बताया था कि जब सुहाना के पापा की डेथ हुई थी तब वो कुछ समय के लिए सिंगापुर गई थी, और ऐसे में मैं सुहाना को मॉम खिलाफ कुछ भी करने नहीं दे सकता हूँ। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर अनिकेत अपनी आंखें छोटी करके कहता है, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या आप सिंगापुर जाने वाले हैं? पूर्ण विराम। अनिकेत की बातों को सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा। मैं सिंगापुर जाऊंगा क्योंकि मैं इस बार सुहाना को अपनी मॉम को खिलाफ कुछ भी करने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारी मॉम इनोसेंट है। वो किसी का मर्डर नहीं कर सकती है। भले ही हमारी मॉम के अंदर कड़वाहट है, उन्हें छोटे लोग पसंद नहीं आते हैं और जिन्हें वह पसंद नहीं करती है उन्हें वह कभी भी पसंद करना नहीं चाहेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी का खून करेगी। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर अनिकेत गहरी सांस लेकर कहता है, तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? मेरा मतलब अगर मैं भी आपके साथ रहूंगा तो आपके सारे कामों में मदद करूंगा। पूर्ण विराम। अनिकेत की बातों को सुनकर युवराज कुर्सी से उठते हुए कहता है, नहीं तुम मेरे साथ नहीं चल सकते हो, क्योंकि तुम्हें कंपनी में रहना है। जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ तब तक तुम मेरी जगह पर रहोगे, लेकिन याद रखना नंदनी मेरी जगह पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं मॉम को जानता हूँ। अगर मैं नहीं रहूंगा तो वह नंदनी को मेरी जगह बिठा देगी, इसलिए तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। अगर नंदनी कंपनी आ भी जाएगी तो उसे अपना काम करने देना। चाहे कुछ भी हो जाए नंदनी को मेरे केबिन में नहीं लाना है, क्योंकि मैं जानता हूँ नंदनी को। अगर मैं नहीं रहूंगा तो वह मेरे केबिन में रहकर मेरे सीक्रेट जगह पर रखे हुए हर एक चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेगी, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना। पूर्ण विराम। ये कहते हुए युवराज जल्दी केबिन से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर में
सुहाना अपने कमरे में आ चुकी थी और सुहाना के कमरे के बगल वाले कमरे में ही विशाखा रुकी हुई थी। सुहाना दीवारों पर कान लगाकर विशाखा की बातों को सुनने की कोशिश कर रही थी, पर यह होटल के हर एक कमरे को साउंड प्रूफ रखा गया था, जिस वजह से किसी भी कमरे की आवाज़ दूसरे कमरे में नहीं जा सकती थी। जब सुहाना को महसूस हुआ कि दूसरे कमरे की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रही है तो वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर कुणाल को मैसेज करती है। थोड़ी ही देर में कुणाल ने सुहाना के भेजे हुए मैसेज का रिप्लाई दिया, जिसे देखकर सुहाना ने सोफे पर बैठकर अपने बैग से कुछ सामान निकाला और उसे इस तरफ दीवार पर लगाकर बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी। वो दूसरे कमरे में बैठी विशाखा अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड को देखकर गुस्से में कहती है, मैंने कहा था ना, सारे मीडिया वालों को हैंडल तुम लोगों को करना है, तो मीडिया वाले पहले ही यहाँ मौजूद कैसे रह गए? उन्हें तो मैंने बताया भी नहीं कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। पूर्ण विराम। विशाखा की बातों को सुनकर उनका एक बॉडीगार्ड सर झुकाकर कहता है, मैडम, यहाँ होटल में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हो सकता है उनमें से किसी ने मीडिया वालों को ये खबर पहुंचा दी हो, और वैसे भी हम ये पता करने की कोशिश कैसे करेंगे कि यह काम किसने किया है? इस होटल में रहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा है। पूर्ण विराम। बॉडीगार्ड की बातों को सुनकर विशाखा गुस्से में कहती है, मैं ये सब नहीं जानती हूँ। बस एक बात का ध्यान रखना, किसी को ये पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं किस कमरे में हूँ, क्योंकि रात में मुझे जो काम करना है वो करके ही मैं यहाँ से जाऊंगी। पूर्ण विराम। विशाखा की बातों को सुनकर बॉडीगार्ड सर झुकाकर कहता है, जी मैडम, मैं जानता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, और वह भी आज के आज, क्योंकि आज हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। मैंने सुना है सिंगापुर के शहर शाम के 6 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो सड़क पर दिखाई नहीं देगा। ऐसे में आप अपना काम बहुत आसानी तरीके से कर सकती हैं। पूर्ण विराम। बॉडीगार्ड की बातों को सुनकर विशाखा शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो मेरा काम आज पूरा हो जाएगा और मैं कल यहाँ से जा सकती हूँ, वरना मुझे तो लगा था कि मुझे 3-4 दिन तक यही रहना पड़ेगा। खैर, यह सब छोड़ो, तुम जो मेरे लिए कुछ खाने को ऑर्डर कर दो, और याद रखना, बाहर जाने के बाद किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस कमरे में रुकी हुई हूँ। पूर्ण विराम। विशाखा के ऑर्डर को सुनते ही उसके दोनों बॉडीगार्ड कमरे से बाहर निकल गए। वहीं बाकी बॉडीगार्ड उसके साथ ही कमरे में मौजूद थे। इधर सुहाना, जो कान लगाकर सब कुछ सुन चुकी थी, जब उसने देखा कि विशाखा की आवाज़ शांत हो चुकी है तो वह सोफे पर आकर बैठ गई। वह सोफे पर बैठे ही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और सौरभ गौरव एक साथ कमरे के अंदर आ गए। जब गौरव ने देखा कि सुहाना के चेहरे पर परेशानी है तो वह सुहाना के पास आकर उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ मैडम, आपके चेहरे पर परेशानी क्यों? पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर सुहाना उसे देखकर कहती है, मैंने अभी विशाखा की बातें सुनी। वह आज कुछ ऐसा काम करने वाली है जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि उसने 6 बजे के बाद सिंगापुर को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। इसका मतलब यही है कि वो कोई ऐसा काम करने वाली है जिससे लोगों को उस पर शक ना हो। अगर सिंगापुर बंद हो जाएगा तो घर में और बाहर काम करने वाले लोग भी अंदर ही बंद रहेंगे। मुझे कैसे भी करके पता करना है कि आखिर विशाखा क्या करने वाली है। विशाखा के हाथ लगने पर ही मुझे ये पता चल पाएगा कि आखिर उनका गायत्री गोयल से क्या रिश्ता है। इतना तो मैं अब समझ चुकी हूँ कि इन सब में विशाखा का भी हाथ है। मुझे कैसे भी करके सारी डिटेल्स चाहिए। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर गौरव हैरानी से कहता है, लेकिन मैडम, मैंने जो उसके बॉडीगार्ड का सामान लाया है, क्या वह अब काम में नहीं आएगा? पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर सुहाना मुस्कुरा कर कहती है, नहीं, अब इसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी सामान को बैग में पैक कर दो, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाएगी हमें भी पता नहीं चलता है। फिलहाल के लिए तुम सब अपना काम करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना कमरे से बाहर चली गई। सुहाना को कमरे से बाहर जाते देख सौरभ गौरव को देखते हुए कहता है,
क्या लगता है विशाखा का सच सामने आ पाएगा? क्योंकि जिस तरह से विशाखा हमसे सब छुपाने की कोशिश कर रही है उससे तो मुझे पता चल पा रहा है कि इस बार भी हमारे हाथ कोई सबूत नहीं लगने वाला है। पूर्ण विराम। रात का समय। सुहाना अपने काम को खत्म करने के बाद जैसे ही कमरे में आई उसने देखा कि सौरभ और गौरव बड़े आराम से सो रहा है। उन दोनों को इस तरह से सोते हुए देखकर सुहाना गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, हम यहाँ पर सोने नहीं आए हैं। हमारा काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। जब तक हमारा काम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक हम आराम नहीं करेंगे। तुम दोनों को मैंने जो काम दिया था क्या वह काम हुआ? सुहाना की बातों को सुनकर गौरव घबराते हुए नींद से उठा और फिर इशिता को देखते हुए कहता है, जी मैडम, आपका दिया हुआ सारा काम हो चुका है। इनफैक्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले कुणाल का कॉल भी आया था। उसने बताया कि विशाखा जो जगह जाने वाली है उन सब जगह के बारे में ही पता चल चुका है, क्योंकि उसने विशाखा के लैपटॉप को ही हैक कर लिया। लेकिन मैडम, ताज्जुब की बात यह है कि विशाखा के लैपटॉप में भी उसकी कोई तस्वीर नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ना तो वह किसी जगह पर अपनी तस्वीर रखी है और ना ही कभी अपना चेहरा किसी को भी दिखाई है। हाँ, लेकिन लैपटॉप में युवराज सर की फैमिली की फ़ोटो है। इनफैक्ट उसमें आपकी फैमिली की भी फ़ोटो मिली है। जब कुणाल ने मुझे ये सब बताया तो मुझे काफ़ी अजीब लगा। ऐसा लग रहा है जैसे विशाखा का हम सब में से किसी से कनेक्शन जरूर है। गौरव की बातों को सुनकर सुहाना अपनी आंखें छोटी करके कहती है, तो इसका मतलब यही है कि विशाखा जानती हैं मेरे पापा का कातिल कौन है? क्योंकि जब उसका हम दोनों परिवार से कनेक्शन है तो जाहिर सी बात है उसे पता होगा। अब हमारे पास आज का समय है। मुझे कैसे भी करके विशाखा से मिलकर बात करनी है। सुहाना की बातों को सुनकर गौरव सोफे से उठते हुए कहता है, जी मैडम, लेकिन हम विशाखा से मिलेंगे कैसे? क्योंकि उसके चारों तरफ हाई सिक्योरिटी है। ऐसे में हम अगर उसके करीब भी जाने की कोशिश करेंगे तो उसके सिक्योरिटी हमें जाने नहीं देंगे। गौरव की बातों को सुनकर सुहाना गहरी सांस लेकर कहती है, हम उसी लोकेशन पर जाएंगे जहां विशाखा जाने वाली है। और वैसे भी मैंने अभी देखा है विशाखा यहां से निकल चुकी है। अब हमें भी यहां से निकलना है। ये कहते हुए सुहाना बेड पर रखे अपने बैग को उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। सुहाना को जाते हुए देखकर गौरव सौरभ को देखने लगा। तभी सौरभ परेशानी से कहता है, मुझे लगता है कि हम तीनों का वहां काफी होना ठीक नहीं होगा। हमें कैसे भी करके अपने बॉडीगार्ड को यहाँ बुला लेना चाहिए। क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। सौरभ की बातों को सुनकर गौरव अपने जैकेट को पहनते हुए कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने कुणाल से पहले ही कह दिया है। अगर किसी चीज़ की हमें दिक्कत हुई तो कुणाल को पहले ही पता चल जाएगा हम प्रॉब्लम में हैं, और वह हमारे प्रोवाइड किए गए सारे बॉडीगार्ड को हमारे पास भेज देगा। ये कहकर गौरव अपने फ़ोन और टैबलेट को लेकर तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। गौरव को जाते हुए देखकर सौरभ भी जल्दी से अपने सारे सामान को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद सुहाना गौरव और सौरभ के साथ उसी जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पर विशाखा आई हुई थी। विशाखा की गाड़ियों को देखकर सुहाना इतना तो कन्फर्म हो चुकी थी कि विशाखा यही रुकी हुई है। अपने चारों तरफ देखने के बाद सुहाना सौरभ को देखकर कहती है, तुम कुणाल से पता करवाने की कोशिश करो कि क्या ये वही जगह है जहां पर विशाखा एग्जैक्टली रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ मुझे जंगल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में विशाखा इस जगह पर जाकर क्या ही करेगी? सुहाना की बातों को सुनकर गौरव गहरी सांस लेकर कहता है, ऑफकोर्स सी बात है मैडम, वह किसी का खून करने ही आई है। आपको तो पता ही है हम जब किसी को पिनिस्ट करने आते हैं या फिर किसी को गायब करने आते हैं तो हमारा सबसे अच्छा जगह होता है जंगल, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तो जाहिर सी बात है कि विशाखा भी यही काम करने के लिए आई हो। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं इन सब के बारे में पता करवा लिया है। मैं जंगल के बारे में बहुत कुछ सुना हूँ। इन जंगल में कई सारे लोग छुप कर रहते हैं।
हालांकि यह जंगल दिखने में काफी बड़ा है, लेकिन अंदर जाने के बाद आपको दिखाई देगा कि इस जंगल के अंदर और भी क्या क्या चीज है। ये कहते हुए गौरव ने सुहाना को अपना फोन दिया और फिर चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल गया। गौरव के दिए हुए फोन को अच्छे से देखने के बाद सुहाना भी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली। तभी सौरभ अपनी गाड़ी को एक अच्छी जगह पर लगाकर जल्दी से उन दोनों के पास आ गया। जब सुहाना ने देखा कि गौरव और सौरभ दोनों ही तैयार हैं, तो वह तुरंत जंगल के अंदर जाने लगी। जंगल के अंदर आने के बाद सुहाना का नजर अपने सामने का नज़ारों पड़ गया। वहां पर इतने सारे घर देखकर सुहाना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जब गौरव ने सुहाना को हैरानी में देखा तो वह मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, ये जंगल भले ही बड़ा हो लेकिन अंदर से अगर आप देखिएगा तो आपको खुद भी हैरानी होगा। मैडम, इस जंगल के बारे में सभी लोगों को लगता है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं, जिस वजह से बाहर रहने वाले लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। लेकिन जिन जिन लोगों का यहाँ पर घर बना हुआ है, सिर्फ उन्हें ही पता है कि यहाँ जानवर रहते हैं या नहीं रहते हैं, और वह बड़ी आसानी से जंगल में अपना घर बनाकर खुशी खुशी रहते हैं। गौरव की बातों को सुनकर सुहाना गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि मुझे जंगल के अंदर घर देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ घर देखने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि विशाखा से मिलने आई हूँ। पता करने की कोशिश करो कि इस समय विशाखा कौन से घर में। सुहाना की बातों को सुनकर सौरभ, जो फोन में काफी समय से लगा हुआ था, वह तुरंत सुहाना को देखते हुए कहता है, मैडम, मुझे पता चल चुका है कि विशाखा कौन से घर में है। आप चलिए मेरे साथ में, आपको वहां लेकर चलता हूँ। ये कहकर सौरभ आगे की ओर बढ़ने लगा। वही सुहाना और गौरव सौरभ के पीछे पीछे जाने लगे। तीनों ही थोड़ी देर में एक छोटे से घर के सामने आकर रुके। उस घर को देखकर सुहाना अपनी आंखें छोटी करके कहती है, क्या तुम कन्फर्म हो विशाखा यही रुकी हुई है? क्योंकि इस घर को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई गरीब भी नहीं रहने वाला हो। सुहाना की बातों को सुनकर सौरभ अपने फोन को देखते हुए कहता है, हाँ मैडम, ये सही लोकेशन बता रहा है। विशाखा इसी जगह पर है, लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि विशाखा जैसी औरत जो इतने सारे बॉडीगार्ड को लेकर घूमती है, वह यहाँ पर कैसे रह सकती है? यहाँ तो सब कुछ खुला हुआ है, ऐसे में कोई भी रहेगा तो हम उसे बड़ी आसानी से देख सकते हैं। सौरभ की बातों को सुनकर गौरव उन दोनों को देखते हुए कहता है, हम एक बार अंदर जाकर देखते हैं, हो सकता है हमें अंदर कुछ ना कुछ मिले, जिससे हमें पता चल पाए विशाखा इस समय कहाँ पर है। ये कहकर गौरव उन दोनों को लेकर उस छोटे से घर के अंदर चला गया। छोटे से घर के अंदर आते ही उन तीनों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी सुहाना का नज़र एक छोटे से दरवाजे पर गया, जो दिखने में किसी प्रेम की तरह लग रहा था। उस दरवाजे के पास आते ही सुहाना ने अपना हाथ वहां रखा, तभी एक अचानक से बड़ा सा दरवाजा खुला और वह दरवाजा खुलते ही उन तीनों का नज़र दरवाजे के अंदर सीढ़ियों पर गया, जो नीचे की ओर जा रहा था। सीढ़ियों को देखकर सौरभ हैरानी से कहता है, मतलब इतना छोटा घर और अंदर इतना बड़ा राज, किसी को भी पता नहीं चल पाएगा। इस घर के अंदर भी घर बने हुए हैं। मुझे तो लग रहा है विशाखा कन्फर्म इसी जगह पर है। सौरभ की बातों को सुनकर सुहाना चुपचाप सीढ़ियों से होकर नीचे की ओर जाने लगी। हालांकि सीढ़ियों के पास बहुत अंधेरा था, लेकिन गौरव ने अपने फ़ोन के फ्लैशलाइट को ऑन करके रोशनी दिखाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में वह तीनों सीढ़ियों को खत्म करके घर के अंदर आ चुके थे। अब तक जो छोटा सा घर किसी झोपड़ी की तरह लग रहा था, उसी घर के अंदर सीढ़ियों के नीचे वाले घर में आकर उन तीनों की आंखें हारने से बड़ी हो गई, क्योंकि वहां पर सब कुछ बड़े महंगे महंगे चीज़ों से बनाया गया था। यहाँ तक कि वहां पर रखे हुए कुछ ऐसे सामान जो काफ़ी कीमती दिखाई दे रहे थे। पूरे घर को देखकर गौरव हंसते हुए सुहाना से कहता है, मैडम, बाहर झोपड़ी तो अंदर खजाना। इतना बड़ा घर किसी को पता भी नहीं होगा, यहाँ पर इतना बड़ा घर भी हो सकता है। गौरव की बातों को सुनकर सुहाना अपनी आंखें छोटी करके कहती है, मैं यहाँ पर घर देखने के लिए नहीं आई हूँ,
मुझे मेरा काम करना है, इस समय मुझे विशाखा को ढूंढना होगा, ये कहकर सुहाना तुरंत आगे की ओर बढ़ने लगी। हालांकि अब तक उन तीनों को कोई भी दिखाई नहीं दिया था, जिस वजह से तीनों को बहुत अजीब भी लग रहा था। जब सुहाना को एहसास हुआ कोई काफी समय से उसे देख रहा है, तो वह अपने कदम को वहीं रोककर शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहती है, चोरी चोरी चुपके चुपके देखकर तुम्हें क्या मिलेगा, सामने आओ तो पता चलेगा कि मैं हूँ कौन। छुप कर मुझे देखकर अगर तसल्ली हो गई हो तो सामने आकर देखो मैं हूँ कौन। सुहाना की बातों को सुनकर सौरभ और गौरव कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन तभी उन दोनों का नजर अपने सामने से आ रहे ढेर सारे आदमियों पर गया, और यह सारे आदमी विशाखा के ही बॉडीगार्ड थे। उन सब के हाथों में बंदूक और तरह तरह के हथियारों को देखकर गौरव हैरानी से कहता है, क्या इसका मतलब यही है कि इन सबको पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं? गौरव ने इतना ही कहा था कि तभी एक औरत जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, वो अपने हाथों में कॉफी का मग लिए उन सभी के सामने आकर कहती है, तुम तीनों को क्या लगा था मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ जो तुम तीनों के बारे में जान नहीं पाऊंगी? मुझे तो तुम दोनों पर तभी शक हो गया था जब तुम तीनों मेरे कमरे के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे। जिस होटल में मैं रुकी हुई हूँ ना, वहाँ पर भले ही कुछ लोग मेरे ना हो, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। जब तुम मैनेजर से मेरे कमरे के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी, तब मेरा आदमी तुम दोनों की बातों को सुन चुका था और वह मेरे पास आकर तुम्हारी बातों को बताया, जिसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें एक बड़ा सा सरप्राइज दूं। वैसे ताज्जुब की बात है ना, हम दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन हमारा काम करने का तरीका बहुत अलग है। तुम लोगों को घायल करके मरती हो और मैं मारकर घायल करती हूँ। विशाखा के बातों को सुनकर सौरभ मुंह बनाकर कहता है, घायल करके मारने के बारे में मैं बहुत सुना है, लेकिन मारकर घायल करने के बारे में मैंने पहली बार सुना हूँ। लगता है तुम्हारा तरीका बहुत बेकार है। अगर तुम्हें किसी को मारना नहीं आता है तो हमसे सीख लो, हम तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा देंगे, क्योंकि हमें लोगों को मारने में भी मजा आता है और उसे सताने में भी मजा आता है।